हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के और भी सारे नेम हैं, जैसे इसी मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और नाम है प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 4 नेम हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इनके कौन कौन से नाम है एक बार फिर से सुनिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। दूसरा हम इसको प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं एंड न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी किया था वो रदरफोर्ड ने ही किया था, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड और उसकी 2 फेमस बहुत ही प्यारे स्टूडेंट थे, ठीक है उनके। तो उनके स्टूडेंट का नाम था, एक था अर्नेस्ट था और एक था मार्सडन, ठीक है। अर्नेस्ट मार्सडन 2 स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या करा, जब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे दैट इज रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या लिया, एक लीड चैम्बर लिया जिसमें क्या करा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या लिया बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीड चैम्बर क्यों लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। तो उसको शील्ड करने के लिए, ताकि रेडिएशन फैले ना, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिए थे, लीड चैम्बर लिए थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसके आगे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो रेडिएशन एमिट करते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हेनरी बैकवेल ने को डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। तो उन्होंने इसके सामने क्या रख दिया, एक लीड प्लेट रख दिया। लीड प्लेट क्यों रख दिया, ताकि ये रेज जैसे इधर से पूरा फैल के जाएगा, तो अगर यहाँ पे होल कर देंगे तो ये रेज इससे होल से क्या होगा, सीधे पास हो जाएगा। और इसी के सामने उन्होंने क्या रख दिया, गोल्ड फॉयल, ठीक है। गोल्ड फॉयल क्या होता है, जैसे रैपर वगैरह होते हैं, जैसे चॉकलेट जो होता है एल्यूमिनियम का फॉयल होते हैं पतले से, तो उसी तरह से उन्होंने वहां पर क्या किया, गोल्ड फॉयल, जिसकी जो थिकनेस थी अप्रोक्स लेस देन 100 नैनोमीटर से कम थी उस गोल्ड फॉयल। अब इसके सामने रख दिया। तीनों ने क्या देखा कि, और इसके चारों तरफ जो लगा है बच्चों, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड का बना है। इसका काम बस इतना है कि अगर कोई रेज या पार्टिकल इससे कोलाइड करेगा, जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था, वहाँ भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ था। तो अगर कोई रेज इससे कोलाइड करेगा तो वहाँ क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है। इसीलिए इसके चारों तरफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। अब क्या देखा कि यहाँ से जब ये रेज पार्टिकल यहाँ से गई तो डिफरेंट एंगल पे क्या हो रहे थे, ग्लो हो रहे थे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से रेज गया गोल्ड फॉयल का, यहाँ पर इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स पे, कुछ स्ट्रेट में, कुछ एंगल्स पे, ठीक है, ग्लो कर रहा था, ठीक है। इसी को इस तरह से बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये जो है अल्फा पार्टिकल की रेज है, यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड के फॉयल, मतलब बहुत सारे एटम होंगे। ऐसा दिखा है कि बहुत सारी रेज, आपको क्या दिख रहा है इसमें, बहुत सारी रेज क्या हो रही है, सीधी पास हो रही है। कुछ रेज क्या हो रही है, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, और वन रेज, ठीक है, वो क्या दिख रहा है आपको, रिबाउंड बैक हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम का, कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह से अरेंजमेंट करके, 9th में आपने पढ़ा होगा, आपको ये डायग्राम नहीं मिला होगा, ठीक है। आपको 9th में ये वाला डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड का मिला होगा। तो ये जो डायग्राम है, ये मेन ये है, इसी से इसको ऑब्जर्व करके ये वाला डायग्राम यहाँ से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कोई अपना पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया, ठीक है, क्या क्या चीज हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इसके बारे में सोचा कि इनके एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। पार्टिकल किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल किस तरह से हो रहे हैं। तो ये पूरा उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया अपने 2 स्टूडेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसके बारे में ये सब हो क्या रहा है। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन में कितने 3 पॉइंट थे, ठीक है।
उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड साहब का, उसी पे एक वीडियो छोटा सा क्लिप है, ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए। Rutherford's nuclear model of atom, part 1. Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Marsden bombarded very thin Ford's famous alpha particle scattering experiment. A stream of high-energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil, thickness less than 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. The results of scattering experiment were quite unexpected. If Thomson's plum pudding model was to be accurate, the big alpha particles should have passed through the gold foil with only a few minor deflections. This is because the alpha particles are heavy and the charge in the plum pudding model is widely spread. However, the actual results surprised Rutherford. Although many of the alpha particles did pass through as expected, many others were deflected at large angles, while others were reflected back to the alpha source. It was observed that चलिए वीडियो में आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया उसी का आपको वीडियो क्लिप में दिखा कि आपको क्या दिख रहा था उस वीडियो में। कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और एक पार्टिकल क्या हो रहा था, रिबाउंड हो रहा था। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व किया, जनरली वहाँ पे उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन नोटिस किया। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि मोस्ट ऑफ alpha particles passed through gold foil in a straight line। कैसे गए, स्ट्रेट लाइन में क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, मतलब कोई रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे जा रहे थे वैसे ही सीधे पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने यही देखा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि सम एल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सम एंगल्स, इसका मतलब है कुछ पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन था वो क्या था, डिफरेंट एंगल था। कुछ 20 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका कुछ का डिफ्लेक्शन इतना है, कुछ का डिफ्लेक्शन अलग है। हर एक पार्टिकल का जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे उनका जो एंगल्स था वो क्या था, डिफरेंट था। इसका रीजन अभी आगे कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहला क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पॉइंट क्या था, सम अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो था इनके ऑब्जर्वेशन का, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स। अप्रोक्स ये माना गया है कि 1 from 20,000, मतलब 20,000 पार्टिकल अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो उनमें से 1 पार्टिकल जो था वो क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। पार्टिकल्स रिबाउंड बैक एट 180 डिग्री, ठीक है, रिबाउंड हो गया, सॉरी रिबाउंड
रिबाउंड बैक एट 180 डिग्री। मतलब वो पार्टिकल जैसे गया था वैसे ही क्या हुआ, जैसे गया था वैसे ही क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये 3 पॉइंट ऑब्जर्व किया। इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हो कि एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया कि ये अपने डायग्राम में ये चीज़ ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट क्या था कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट हो गए, किसमें से, गोल्ड फॉयल से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था सम एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, सम एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हुआ, किसका, अल्फा पार्टिकल का, कहाँ से, जब हमने गोल्ड फॉयल से पास करा। थर्ड पॉइंट क्या था, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल, जिनमें से 20,000 पार्टिकल में से 1 पार्टिकल जो था वो जैसे गया था वैसे ही क्या हो गया बच्चों लोग, रिबाउंड हो गया। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन है। याद करने का सिंपल तरीका क्या है ऑब्जर्वेशन का, कि आपको याद रखना है कि पार्टिकल कैसे पास हुआ। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, पार्टिकल का किस तरह से पास था, स्ट्रेट था, डिफ्लेक्शन था, क्या कैसे था। दूसरा बात होगी कौन से पार्टिकल की बात हो रही है। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसमें से पास हो रहा है, ठीक है, कौन पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है और कहाँ से पास हो रहा है, यही तो सेंटेंस में है अपना, ठीक है। कौन पास हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। कहाँ से पास हो रहा है, गोल्ड फॉयल से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, तो कैसे पास हो रहा है, इसमें 3 है, स्ट्रेट लाइन है, सम एंगल्स पे और रिबाउंड बैक 180 डिग्री पे। क्लियर है। तो ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं कि ये 3 जो ऑब्जर्वेशन थे ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। तो वो अपना पॉइंट आया किसमें बच्चों, कंक्लूजन में। तो ऑब्जर्वेशन हमने समझ लिया कि पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ पार्टिकल्स रिबाउंड बैक हो रहे थे 180 डिग्री पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपना बच्चों कंक्लूजन, रदरफोर्ड का कंक्लूजन, मतलब उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि क्यों पार्टिकल सीधे पास हो रहे थे। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है, उनका आंसर जो था, most of alpha particles passed through gold foil in a straight line, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। because most of space inside the atom, ठीक है, आर एम्प्टी। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे पार्टिकल, मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे थे। इसका मतलब ये उन्होंने दिया कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, एम्प्टी है, वाइड है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, सीधे पास हो रहे थे, इसका मतलब मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम आर एम्प्टी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का कंक्लूजन। सेकेंड पॉइंट क्या था कि सम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, सम अल्फा पार्टिकल्स deflected at some angles. Its mean इसमें some positively charge present inside the atom in a very small region, ठीक है, वेरी स्मॉल रीजन। मेन आंसर क्या हो गया, आपको देखिए एक चीज पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो अल्फा पार्टिकल वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एटम के सेंटर में कोई ना कोई ऐसी चीज है, और ये श्योर है वो जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और एटम के सेंटर में भी पॉजिटिव होगा, तभी तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। अल्फा पार्टिकल आपको 100% श्योर हो, हीलियम +2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं,
ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव हो गया। अब डिफ्लेक्शन होने का मतलब कि एटम के इनसाइड में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी सब्सटेंस है, उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर वेरी स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड होगा, पूरे एटम पे नहीं फैला होगा, ठीक है। एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल रीजन में वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये उसका रीजन हो गया। लास्ट जो थर्ड पॉइंट दिया उन्होंने क्या बोला कि वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, अबाउट 1 from 20,000 पार्टिकल। मतलब अगर 20,000 पार्टिकल पास हो तो उसमें से 1 पार्टिकल रिबाउंड बैक एट 180 डिग्री। इट्स मीन अल्फा पार्टिकल्स directly collide with positive charge present inside the atom in a very small region, ठीक है, वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिबाउंड बैक होने का मतलब क्या है कि जो भी अल्फा एक पार्टिकल मतलब 20,000 में से 1 पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल रिबाउंड हो रहा होगा वो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल से कोलाइड किया होगा। तो जैसे ही गया था वैसे ही क्या हो गया, रिबाउंड बैक हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने उसमें बहुत सारे एटम, मान लो सपोज एक एटम ले लिया, ठीक है। इसके सेंटर में मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल इधर इस पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर से जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेट जाएगा। जितना दूर से जाएगा अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेट में जाएगा। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा डिफ्लेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा। जितना पास से जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चा लोग, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, जितना पास से जाएगा पार्टिकल उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब एक पार्टिकल ऐसा होगा जो जाएगा 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 और डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा। तो जैसे ही गया था वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चा लोग, रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के ऑब्जर्वेशन थे, स्ट्रेट लाइन में, सम एंगल पे डिफ्लेक्शन, और 1 पार्टिकल 20,000 पार्टिकल इधर से इधर गए, इनमें से एटम के पास से पास करा। 1 पार्टिकल क्या था, जैसे ही गया था वैसे ही रिबाउंड आ गया। तो अब ऑब्जर्वेशन हो गया। कंक्लूजन में क्या, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड कॉइल इन स्ट्रेट लाइन। इट्स मीन मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम आर एम्प्टी। दूसरा पॉइंट, सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जितने इस एटम के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिससे, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, हीलियम+2, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी इसका डिफ्लेक्शन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा जो भी होगा, और जितने पास से जाएगा अल्फा पार्टिकल उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और 1 पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है 20,000 में से, इसका मतलब जो भी अल्फा पार्टिकल गया होगा डायरेक्टली इस सेंटर में जो चीज पॉजिटिव चार्ज है उसी से कोलाइड किया होगा। तो जैसे ही गया था वैसे ही क्या हो जाएगा, रिबाउंड बैक हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ लिया, कंक्लूजन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ये जो मॉडल था इनका, तो उसका फीचर्स क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो फीचर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर थे। तो सबसे पहला फीचर ये था, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus, ठीक है, around nucleus in a circular path, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब उनके माइंड में ये चीज कैसे आया, उसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, एटम के अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस मैंने पहले लिख दिया, उनका पहले ही पॉइंट था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वो भी एक फीचर ही है। चलिए अब ये लिख दिया, पहले इसी की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करेगा बच्चा लोग, रिवॉल्व करेगा। अब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, जिसको मैंने एफ ई से डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगा, कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये सेंटर में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। दिमाग में आएगा ही आपको कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच तो अट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा, इसमें जाके गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब आपको ऐसा क्यों नहीं है वो समझिए कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, मास होगा, जो हम बोर मॉडल में आगे कैलकुलेट करेंगे सर। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और आपको पता है वेलोसिटी है इसके पास तो इसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, फोर्स होगा। और यहाँ पे फोर्स कौन होगा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अपना अर्थ है, ठीक है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ एंड सन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट क्या अर्थ जाके सन में गिरता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अर्थ का, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स में, वो उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, सेंट्रिपिटल फोर्स में। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसमें फोर्स कौन सा होता है बच्चा लोग, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है सोलर सिस्टम वाला, ठीक है। यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सेंट्रिपिटल फोर्स में, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन में लग रहा है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सेंट्रिपिटल फोर्स में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यूटिलाइज हो रहा है इन सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो वहां से कॉन्सेप्ट दिया, सेंट्रिपिटल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर दूं इस तरह से, एफ से। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या बच्चा लोग, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ से उनके माइंड में आया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सेंट्रिपिटल फोर्स। आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है जबकि उनके ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है, तो आप बस ये बोल देना कि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्टेड इनटू सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट कोलाइड विथ न्यूक्लियस। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको थोड़ा जानना है। ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, ये फिजिक्स में भी आप क्लियर करोगे, बस आपको यहाँ पे इतना जानना था। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया कि पॉजिटिव चार्ज present inside the atom is known as nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था बच्चा लोग, रदरफोर्ड ने किया था, ये चीज ध्यान रखना। तो बाद में उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो स्मॉल रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को क्या बोल दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। और थर्ड पॉइंट में आपको जानना है कि भाई साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर,
और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि साइज ऑफ एटम न्यूक्लियस कंपेयर में कितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो साइज ऑफ एटम 10⁵ टाइम ग्रेटर देन न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एटम का जो साइज होता है 1 लाख टाइम 10⁵ मतलब 1 लाख टाइम न्यूक्लियस से बड़ा होता है। एक तरह से ऐसे बोला कहा जाता है कि मान लीजिए क्रिकेट की बॉल आप ले लो, क्रिकेट की बॉल आपने देखा होगा, क्रिकेट की बॉल लेते हैं और उसके रेडियस में हमने 5 किलोमीटर तक रेडियस, 5 किलोमीटर नॉट ए मीटर, 5 किलोमीटर का एक हमने सर्कल बना दिया, तो जो क्रिकेट की बॉल है वो एज ए न्यूक्लियस एक्ट करेगा और जो 5 किलोमीटर का मैंने सर्कल बनाया है वो क्या होता है, एटम का साइज होता है। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एक क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस और 5 किलोमीटर का एक सर्कल बना दिया, तो वो क्या होता है, एटम का साइज होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये अपना हो गया इनके फीचर्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बोर मॉडल में भी यूज आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बोर मॉडल में जो हम डेरिवेशन करेंगे, रेडियस निकालेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे, तो वहाँ ये सब यूज में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनका फीचर हो गया। तो रदरफोर्ड में लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है। ठीक है, इनकी कमी मॉडल में क्या है अभी, तो ड्रॉबैक बोला जाए या बच्चा लोग बोला जाए क्या, लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन या ड्रॉबैक। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि he could not explain the stability of an atom। सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाई, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जब भी आएगा कि भाई एटम का, ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये कैसे पता चला, देखिए इसको समझिएगा जरा। एक प्लैंक्स, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। ये 12th में आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ोगे तो मैक्सवेल का नाम आएगा, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे। उनका एक कॉन्सेप्ट था, मैक्सवेल वो क्रिकेट वाले नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं। ठीक है, तो मैक्सवेल जो थे वो फिजिक्स के एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे। उनका एक थ्योरी थी, थ्योरी क्या था कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल accelerate, then they continuously emit radiation and energy। ठीक है, इनका एक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी एंड रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग देखिए रदरफोर्ड का जो था भाई कि ये यहाँ पर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल हुआ एक तरह से ना, चार्ज पार्टिकल हुआ। तो क्या बोला, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और अभी हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, रेडिएशन एंड एनर्जी लूज होगा, मतलब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, जब एनर्जी लूज करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, धीरे धीरे जब एनर्जी कम होगा तो जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट है और सही भी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक, तो मतलब कुछ उनका इस तरह से होना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है
ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो जाके कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। बट ऐसा नहीं होता है। तो इस थ्योरी को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बात समझ में आई थी कि अगर लिखने के लिए है तो आपको ये नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और कोई पूछे ऐसा क्यों नहीं कर पाए तो आप मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट बता दो कि मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट ये था, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एंड एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो वो जाके धीरे धीरे एनर्जी कम होगा, जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वाटर हर एक मॉलिक्यूल क्या बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। मतलब एटम क्या करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जो गलत है एग्जिस्ट करता है, तो बस इतना लिख देना है। और एक और इनका ड्रॉबैक था, ठीक है, he could not explain the line spectrum, ठीक है। ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। मतलब आपने स्पेक्ट्रम देखा है, ठीक है, कि एक स्पेक्ट्रम से अगर हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर विल ग्लो, ठीक है। आपने फिजिक्स में सुना होगा 10th में कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या होता है, 7 कलर में ब्रेक होता है, जिसको विविग्योर बोलते हो। सबसे ऊपर वॉयलेट होता है, सबसे नीचे क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर अपने पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ से आप व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं, व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कोई भी गैस ले लो, इसी तरह से जैसे ये स्प्लिट होता है, इसी तरह से उन्होंने क्या करा, ये आपका तो स्पेक्ट्रम हो गया जो भी मैं बात कर रहा था। ये 7 कलर में क्या होता है, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से क्या होता है, विविग्योर, ये आप लोगों ने पढ़ा है विविग्योर, ठीक है। इधर इसका वेवलेंथ क्या होता है, इधर से इधर वेवलेंथ ज्यादा है और ऊपर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गया प्रिज्म कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बोला, अगर जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ये है, इसने कोई भी गैस लिया है, मैंने मान लो सपोज हाइड्रोजन गैस लिया है, ठीक है, और यहाँ से आप व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ से क्या डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम, मतलब कभी कभी डार्क, कभी व्हाइट, कभी इस तरह से स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आगे हम टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस जान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं उसका क्या रीजन है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ठीक है, एटम के अंदर, वो क्यों ऐसा है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो ये इनका हो गया, यही इनका ड्रॉबैक हो गया। आई होप आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट इनका पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनके क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या कंक्लूजन थे, ठीक है, क्या फीचर्स थे और इनके ड्रॉबैक क्या थे, ठीक है। तो ये अपना हो गया रदरफोर्ड मॉडल। आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, अच्छे रहें, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।